नमस्कार मित्रों। हमेशा की भांति मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन से जुड़ी हुई कहानी लेकर, जिसके लेखक भी बहुत जाने पहचाने व्यक्ति हैं। प्रस्तुत कर रहा हूँ अमरकांत जी की कहानी जिंदगी और जोंक। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला कलूटा आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित्त पड़ा था। जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर पड़ा पड़ा प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर घुप अंधियारा प्रारंभिक झपकियों ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पांव चप्पल में डाल उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक निकला। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और खुद चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आंख मूंद और उछल कूद कर बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नाद की तरह फूला हुआ था। मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूं, साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, शिवराज बाबू, बता साले, साड़ी कहाँ रखी है? नहीं, वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से रामजी मिश्र का शोहदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आप देखा न ताब भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परच गया। रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी, आपकी दया से ही ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते। इस घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूं कि ये
सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी बड़ी पिटाई न की जाए तब नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा था। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता है, कभी कोई चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाश शुरू हो गई। अरे इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतासा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और भीड़ में मिल जाते और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खाम खाम थक गए थे। कुछ लोग वहाँ से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ से बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह भी दी। मैं भी कुछ ऐसी सलाह देकर खिसकना चाहता था। शिवनाथ बाबू का मझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इधर उधर और मेरी ओर बेचारे की तरह देखने के बाद वह बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफ़ी पा चुका है, आइंदा ऐसा करते चितेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा तो मेरे पास आकर झपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर कोई बात नहीं, चोर चाई तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाईं आंख को खूब से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े, चलिए साहब, नीचे और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले से डर डर सरकते हुए देखता था। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते थे। बचा हुआ बासी या झूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता था, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे आए। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति या विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी ओसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उसके हल्के फुल्के काम भी लेने लगे थे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नज़र से देखते हुए मुस्कुराकर बोले, देख वे, तूने चाहे जो भी किया, हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान से वह नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिका रहना न लिखा था। बात यह कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था
केवल दोनों जून भोजन कर रिजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका ही भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यह दुआ आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला तू शिवनाथ बाबू का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर, वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिपाकर भी वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमनालाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वायदा करके चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा था। बाद में जब वह जमनालाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, कह देता नहीं जाऊंगा, अब आज मैं तुझसे दिन भर काम कराऊंगा, देखें कौन साला रोकता है, आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं ना। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह जाता क्योंकि उन्होंने छू तक नहीं की। ऐसी ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था, अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और न जमुनालाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता। उसको रजुआ ने ही समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुँह जोड़ते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे, अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यह एक गगरा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उनसे कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना हुआ चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चापुड़ चापुड़ खा फाँक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एक आध चीज़ बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारद होती। कभी दाल भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा पी जाता। कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इसी बीच वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई, पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था
मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर उठ करके आया हो, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके आया हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी से अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपका कर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक, जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना कोई अपराध हो। उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो वह अत्यंत सामान्य और स्वाभाविक था और वह न उसके बताने की चीज़ थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने एक दो क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और दो बहनें थीं, ताउन में मर गईं। वह फिर दांत निपोड़ कर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहाँ से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप की भांति हिलडुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड़िया की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा व घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूं कि इससे काम न लिया करो, यह रोगी फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की जितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता था। इन खिलाफ जिंदाबाद। महात्मा गांधी की जय। कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा था, मलिकाइन, थोड़ा नमक होगा? रामबली मिस्र के यहाँ से रोटियां मिल गई थी, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए कहा, रजुआ, सच बताना, तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूँ ना मलकान जी। वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बातें न करता। लेकिन वह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया था। उसको खाने पीने की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, अब वह मोहल्ले भर से शह पा रहा था। लोग अब उससे हंसी मजाक भी करने लगे हैं और उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ भी हो गया था। इसलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढाढ़स बढ़े। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती है। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि जीवतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था, सलाम भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलब ही घसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ी मुस्की काटते हुए सुनाया,
दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुँह है। चला जा, नहीं तो झूठ की काली हांडी चलाकर वह मारूंगी कि सारी लफंग गई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया। लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने ही से खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने 2-3 बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढिचू ढिचू कर उठता है। फिर तो यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतें से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढिचू ढिचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी हैं। सलाम भौजी। सीताराम सीताराम। राम राम जपना, पराया माल अपना। इतना कहे वह दुष्टतापूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा था, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या उस अपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता, बेहया की तरह हंसकर कुशलक्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना सहक गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान पहचान की हो या न हो, दूर से ही हिचकी दे देकर किलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ से रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता, लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश कर हंस पड़ते।